नमस्कार। आज इस वीडियो में हम मुंशी प्रेमचंद जी के जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। साथ ही साथ इनकी भाषा शैली किस प्रकार की रही है, इनका साहित्यिक जीवन और इनके व्यक्तिगत जीवन में किस प्रकार का उथल-पुथल रहा है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगी, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें अच्छे तरीके से समझने के लिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट व शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ की अपडेट सबसे पहले आपको मिले और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलिए। तो आइए अब हम टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, हमारे विषय की ओर बढ़ते हैं और आज का हमारा जो विषय है, हम मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम यही जान लेते हैं कि जो मुंशी प्रेमचंद जी हैं, उनका जो जन्म है 31 जुलाई 1880 को लम्ही नामक गाँव में जिला वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ। इनके जो माता-पिता का नाम था, इनकी माता का नाम था आनंदी देवी और इनके जो पिता का नाम था वो था अजायब राम। और किशोर जीवन जो इनका था वो बहुत ही ज़्यादा संघर्षमय रहा है, जिसकी वजह से इनको बहुत सी परेशानियों को सामना करना पड़ा और जिसकी वजह से इनकी शिक्षा पर भी इन चीज़ों का प्रभाव पड़ा। इनका जो मूल नाम था वो था धनपत राय श्रीवास्तव और आगे चल के अपनी शिक्षा को ग्रहण करने के पश्चात मुंशी प्रेमचंद जी ने शिक्षा विभाग में इंस्पेक्टर के पद पर काम किया। अब बीए करने के बाद 15 साल की उम्र में ही परंपरागत तरीके से जो था उनका विवाह कर दिया गया, लेकिन वो विवाह जो था वो सफल ना हो सका, वो एक असफल विवाह था। फिर 1906 में मुंशी प्रेमचंद जी ने विधवा विवाह का समर्थन किया और विवाह का समर्थन करते हुए उन्होंने एक बाल विवाह यानी बाल विधवा शिवरानी देवी से दूसरा विवाह किया, जिससे उनको संतान की प्राप्त हुई और ये संतान थी श्रीपत राय, अमृत राय और कमला देवी। 1910 में हमीरपुर जिला कलेक्टर ने सोजे वतन की रचना को जब्त कर लिया। इस रचना को जब्त किए जाने की वजह से जो मुंशी प्रेमचंद जी थे वो उर्दू भाषा में नवाब राय नाम से, जब तक सोजे वतन जब्त रहा, इस नाम से वो उर्दू में लिखते रहे। प्रेमचंद नाम से लिखने की सलाह उनको दी उनके ज़माना पत्रिका के संपादक मुंशी दया नारायण निगम ने और दया नारायण की बात मानकर वो बाद में मुंशी प्रेमचंद जी के नाम से रचनाएं करने लगे। जो आरंभिक उनका लेखन था उन्होंने ज़माना पत्रिका से शुरू किया। अब क्या था, जीवन के अंतिम दिनों में जो मुंशी प्रेमचंद जी थे वो काफ़ी गंभीर रूप से बीमार हो गए, जिसकी वजह से जो उनकी एक रचना थी मंगलसूत्र वो अपूर्ण रह गई और यही उनकी अंतिम रचना मानी जाती है। और 8 अक्टूबर 1936 को मुंशी प्रेमचंद जी का निधन हो गया और जो उनका अपूर्ण उपन्यास था, जो अपूर्ण रचना थी उनकी मंगलसूत्र, उनको पूरा किया उनके पुत्र अमृत राय ने। यानी जो उन्होंने रचना अपनी अधूरी छोड़ दी थी अपनी हेल्थ की वजह से, अपने शारीरिक बीमारी की वजह से, उसको पूरा उनके पुत्र ने किया। बाद में उनकी इस रचना को शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने, यानी बंगाल के बहुत बड़े रचनाकार ने जब पढ़ा तो उन्होंने मुंशी प्रेमचंद जी को उपन्यास सम्राट उपाधि से संबोधित किया। और जो उनके पुत्र है अमृत राय, वो भी हिंदी साहित्य जगत के बहुत बड़े साहित्यकार रह चुके हैं और उन्होंने ही अपने पिता यानी मुंशी प्रेमचंद जी को कलम का सिपाही नाम से संबोधित किया है। तो आइए अब हम इस मुंशी प्रेमचंद जी की रचनाओं की ओर बढ़ते हैं। अब इनकी रचनाओं की ओर बढ़ते हैं तो इनका रचनाओं में जो सबसे प्रमुख आते हैं, पहले आते हैं उपन्यास, जिसमें जो पहला है वो है गोदान, जिसका मैं आपको रचनाओं के साथ-साथ इनके उपन्यास के साथ-साथ इनका सन भी बताऊँगी कि किस सन में इन्होंने इनकी रचना की। तो गोदान जो था 1936 में लिखा गया, गबन 1931, सेवा सदन 1918, कर्मभूमि 1932, वरदान 1921, प्रेमाश्रम 1921, रंगभूमि 1925, निर्मला 1927, प्रतिज्ञा, कायाकल्प 1926 और मंगलसूत्र यानी 1936 में उनकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन इनके अपूर्ण उपन्यास मंगलसूत्र को इनके पुत्र, जैसा कि हम जान चुके हैं, इनके पुत्र ने उसे पूरा किया और वो हुआ 1948 में। अब इनके जो ऐतिहासिक उपन्यास है उसमें है संकलित रूठी रानी और मुंशी प्रेमचंद जी ने कुछ प्रमुख कहानियाँ भी लिखी हैं, जिसमें लगभग 300 कहानियों को संकलित किया जाता है और उन कहानियों में से कुछ कहानियों को मैं यहाँ आपके सामने ला रही हूँ और वो है पंच परमेश्वर, कफन, नमक का दरोगा, बूढ़ी काकी, नशा, परीक्षा, ईदगाह, बड़े घर की बेटी, सुजान भगत, शतरंज का खिलाड़ी, माता का हृदय, मिस पद्मा, बलिदान, दो बैलों की कथा,
ये कक्षा 9वीं में भी है। पूस की रात, सौत, कजाकी, ऐसी बहुत सी कहानियाँ जो हैं हिंदी साहित्य में जो रचनाएँ हैं, हिंदी साहित्य है जो 9 टू 12 हमारे सिलेबस में भी इनको संकलित किया गया है। अब जो प्रेमचंद जी की प्रथम कहानी जिसे कहा जाता है वो है संसार का अनमोल रत्न, जो 1907 में ज़माना पत्रिका में प्रकाशित हुई। प्रथम कहानी संग्रह माना जाता है, सोजे वतन को माना जाता है, जिसकी रचना जोई 1908 में हुई। और मुंशी प्रेमचंद जी की मृत्यु के बाद इनकी रचनाओं को, इनकी जो कहानियों को संकलित किया गया वो मानसरोवर में किया गया, जो 8 खंडों में प्रकाशित हुई। अब आगे बढ़ते हैं। जो कफन है वो प्रेमचंद जी की अंतिम कहानी मानी जाती है। और अब हम नाटकों की ओर बढ़ते हैं। जो प्रमुख नाटक है वो है करबला 1924, संग्राम 1923 और प्रेम की वेदी 1933। अब हम मुंशी प्रेमचंद जी के निबंध संग्रहों की ओर बढ़ते हैं, जिसमें पहला है विविध प्रसंग, जिनको 3 खंडों में प्रकाशित किया गया है। दूसरा है कुछ विचार, ये एक साहित्यिक निबंध है। मुंशी प्रेमचंद जी के कुछ अनुवाद भी हैं, जिनमें से है टॉलस्टॉय की कहानियाँ, गाल्सवर्दी के 3, नाटकों का हड़ताल, चांदी की डिबिया और न्याय। पत्र पत्रिकाओं में इन्होंने जो एज अ संपादक का काम किया उसमें है माधुरी, जिसमें 1922, हंस 1930, जागरण 1932 और मर्यादा। अब हम मुंशी प्रेमचंद जी की साहित्यिक विशेषताओं की ओर बढ़ते हैं। इनकी साहित्यिक विशेषताओं में पहला आएगा कि इनकी कहानियां भारत की संस्कृति एवं ग्रामीण जीवन के विविध रंगों से सराबोर है। यानी इनकी ज्यादातर रचनाओं में हमें ग्रामीण जीवन और वहाँ के जो रहन सहन है, वहाँ के जो रिचुअल्स है, तौर तरीके हैं, वो सब चीजें हमें इनकी रचनाओं में देखने को मिलती है। किसानों, दलित वर्ग के शोषण, जमींदारों व पूंजीपतियों और शोषकों के अत्याचार को दर्शाया। आप बहुत सी इनकी रचनाओं पढ़ेंगे तो आपको मैक्सिमम यही चीजें आपको वहां मिलेंगी। इनके साहित्य में दहेज, अनमेड विवाह, पराधीनता, लगान, छुआछूत, जाति भेद, विधवा विवाह, आधुनिकता, स्त्री पुरुष समानता आदि उस दौर की सभी प्रमुख समस्याओं का चित्रण मिलता है। यानी ये अपने समय के एक आधुनिक रचनाकार कहे जा सकते हैं, जो उस समय के होते हुए भी इन्होंने इन सभी चीजों का विरोध किया। इन्होंने लखनऊ में 1936 में अखिल भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के सम्मेलन की अध्यक्षता भी की है। अब हम आगे भाषा शैली की ओर बढ़ते हैं प्रेमचंद जी की। इनकी भाषा सजीव, सरल, प्रभावपूर्ण, मुहावरेदार तथा बोलचाल के निकट है। तत्सम तथा उर्दू शब्दों का सुंदर यहाँ पर प्रयोग किया गया। यानी इनकी भाषा ऐसी है जो कोई भी सामान्य जन बड़ी सरलता से समझ सकता है। पढ़े लिखे लोगों की भाषा का प्रयोग इन्होंने नहीं किया है। मुहावरों तथा तत्सम शब्दों के प्रयोग के कारण सहजता और सादगी इनकी रचनाओं में हमें देखने को मिलती है। अब ऑब्वियस है ये जिन लोगों के लिए रचना कर रहे हैं तो ऐसी रचना होनी चाहिए जो कि वो लोग भी पढ़ पाएं, तो उन्होंने उसी के अकॉर्डिंग भाषा का प्रयोग किया है। व्यंग्य का सहारा लेते हुए समार रानीता की सत्यता का उद्घाटन किया है। यानी इन्होंने चीजों को डायरेक्टली ना कहकर व्यंग्य का सहारा लेकर इनडायरेक्ट वे में बहुत सी चीजों पर कटाक्ष करने का प्रयत्न किया है। प्रेमचंद की भाषा जो है पात्रों के अनुसार परिवर्तित हो जाती है। यानी इनकी भाषा ऐसा नहीं है कि एक गांव का व्यक्ति है तो वो शहर के व्यक्ति के अगर डायलॉग्स आ रहे हैं तो वो भी गांव वाली लैंग्वेज यूज कर रहा, नहीं, उनके अनुसार वो भाषा चेंज होती रहती है। इनकी शैली आकर्षक तथा चित्रात्मक है। इनकी रचनाओं में 4 शैलियां हैं: वर्णनात्मक यानी एक्सप्लेनेशन, व्यंग्यात्मक यानी व्यंग्य करना, भावनात्मक यानी भावात्मक आपसे डायरेक्टली भावों के अनुकूल जुड़ना, और विवेचनात्मक अच्छे से विवेचन उसका देना। तो इस प्रकार इनकी भाषा शैली के भी बारे में हम जान सकते हैं। अब इनके पुरस्कार और सम्मानों के बारे में भी जान लेते हैं। प्रेमचंद की स्मृति में भारतीय डाकतार विभाग की ओर से 30 जुलाई 1980 को उनकी जन्म शती के अवसर पर, यानी 1936 में तो वो मर चुके थे, लेकिन उनके जन्म के अवसर पर 30 पैसे मूल्य का एक डाक टिकट जारी किया गया। यानी इनके मरणोपरांत इनको विविध उपाधियों से सम्मानित किया गया। गोरखपुर के जिस स्कूल में वे शिक्षक थे वहां प्रेमचंद साहित्य संस्थान की स्थापना की गई। प्रेमचंद की 125वीं सालगिरह पर सरकार की ओर से घोषणा की गई कि वाराणसी से लगे इस गांव में प्रेमचंद के नाम पर एक स्मारक तथा शोध एवं अध्ययन संस्थान बनाया जाएगा। तो इस प्रकार छात्रों हम जो मुंशी प्रेमचंद जी हैं उनके बारे में संपूर्ण बातों को, संपूर्ण टॉपिक्स को और उनके सारे तथ्यों को हम जान चुके हैं। उसके बाद भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है या कोई पॉइंट आपको लग रहा है जो मिस हो गया है
या आपको किसी तरह का कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट ज़रूर करें, आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट व शेयर ज़रूर कीजिए और मैं आशा करती हूँ आपको ये अच्छे से समझ भी आया होगा। और जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ के अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।